हाँ, तो आज का सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सबके लिए, जो भी बोर्ड के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और कोई सा भी एग्ज़ाम देने जाओ, रिटन एग्ज़ाम जो भी देने जा रहे हैं, सबके लिए आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं ना कि हमारी बहुत अच्छी प्रिपरेशन है, हम तो बहुत शानदार तैयारी कर रखी है हमने तो, लेकिन वही वाली चीज़ चाहे कितनी भी अच्छी तैयारी कर लो, उसका आप कैसे प्रेजेंटेशन कैसे करते हो, उसको सामने किसी के दिखाते कैसे हो, लिख के कैसे आते हो, वो माना जाएगा। जैसे आप लोग कहते हो, खूब सुना होगा कि यार मैंने बहुत ज़्यादा तैयारी करी थी लेकिन परसेंटेज अच्छे नहीं बने, या फिर मैंने बहुत अच्छी मेहनत करी, मैं सिलेक्शन नहीं हुआ। तो भाई उससे बातों से काम नहीं चलेगा। अगर आपने मेहनत करी है तो सिलेक्शन होगा, क्यों नहीं होगा? बिना सिलेक्शन के कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने तो बहुत करी थी, मैं क्या करूँ। ऐसा थोड़ी हो सकता है। जैसे आपके कल को 95% बन गए और आप तभी तो घर वाले मानेंगे कि यस तूने मेहनत करी है, लेकिन आपकी अगर परसेंटेज डाउन है, 70-60 है, और फिर घर वालों कह रहे हो मैं क्या करूँ, मैंने तो बहुत मेहनत करी थी, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। बाकी सबके फिर क्यों बढ़ रहे हैं परसेंटेज? ठीक है, तो कुछ ना कुछ कारण तो हैं। तो ये वाकई फ़र्क पड़ जाता है। खूब सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको बहुत कुछ याद है लेकिन लिखना अच्छे से नहीं आता। याद बहुत अच्छा होता है उनको भी, लेकिन लिखना नहीं आता। इस वजह से वो गलतियाँ मतलब कहते हैं कि मात खा जाते हैं, और सब कुछ आते हुए भी मतलब परसेंटेज डाउन चले जाते हैं। वो भी कितने 10 से 15% कम हो जाते हैं। कहाँ 95 बनने चाहिए था, 80 पे आकर रुक जाते हैं। 10-15% आते हुए भी गलत लिख के आ जाते हैं, लेकिन इनका सिस्टम सही नहीं है, तो बहुत कुछ फ़र्क पड़ता है। इसलिए बड़े ध्यान से बातें मेरी सुननी है, नोट भी कर सकते हो। 10-15 बातें मैं कुछ खास बता रहा हूँ आपको कि आपको रिटन एग्जाम में क्या क्या खास बातें ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, यानी कि बोर्ड एग्जाम में किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना हमें चाहिए। तो बहुत बेसिक सी बातें मैंने लिख भी ली है ताकि आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहे। पहली बात तो ये है, बहुत ईजी बात है, कि जहाँ पर आपका एग्ज़ाम सेंटर आया है, ठीक है, उसको आप 2 दिन पहले ही पता कर लो कि आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ है। एक बार वहाँ खुद जाओ या फिर उन्हें पेरेंट्स को भेज दो जो आपको मॉर्निंग में लेके भी जाएंगे। वो चले जाएंगे तो एक ही बात है, वो आपको लेके चले जाएंगे। वो खुद पता कर आएंगे तो अपन एकदम कहते हैं ना, माइंड का प्रेशर कम हो जाएगा कि यस ये रही, इधर से जाना, ये रही स्कूल। वरना ये भी एक बहुत बड़ा प्रेशर रहता है, और यार जल्दी चलो, जल्दी पता लेट हो जाएंगे, कहाँ पर सेंटर है। उस टाइम पर पता नहीं करना चाहिए कभी भी। हमेशा ध्यान रखना है कि एग्जाम सेंटर का पता आपको एग्जाम के 2 दिन पहले या 1 दिन पहले, कुछ भी मानो, 1-2 दिन पहले आपको एग्जाम सेंटर का पता हो जाना चाहिए। ये आपको प्रॉमिस करना है, ताकि आधा टेंशन फ्री हो जाएगी। और रियलिटी है, मेंटली डिस्टर्ब होते हैं यहाँ से, पता नहीं सेंटर कहाँ है यार, कहाँ है, जल्दी चलो 7 बजे निकल जाते हैं, आधे घंटे घूमते हैं, मतलब आधे जो बहुत सारी चीज़ें हैं ना उससे भूल मिस हो जाती है। इसलिए एग्जाम सेंटर का आपको पहले पता करना है, एक बात, एग्जाम से 2 दिन पहले। दूसरी बात है कि एग्ज़ाम के दिन टाइम से 30 मिनट या 40 मिनट पहले ही पहुंच जाना है। जैसे 8 बजे 8:30 से पेपर स्टार्ट हो रहा है, तो 8 बजे आपको एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाना है। ठीक है, थोड़ा सा दूर है तो आप जिस दिन पता करने जाओ ना एग्जाम सेंटर, तो ये नोटिस करो कि वहाँ से आने में जाने में कितना टाइम लग रहा है। उस हिसाब उसको 5-10 मिनट ज़्यादा लेके चलो, क्योंकि हर किसी के एग्ज़ाम में हो सकता है ट्रैफिक और बहुत सारी इश्यूज़ हो सकते हैं। इसलिए हमेशा अपन को एग्ज़ाम का मामला है, थोड़े पहले से प्लानिंग करके रखनी चाहिए। बहुत कुछ हो सकता है, टायर पंचर हो सकता है, कुछ भी दिक्कतें हो सकती है, अपन नेगेटिव नहीं चलेंगे नहीं, लेकिन मान के चलना है। इसलिए अपन को एग्जाम में हमेशा टाइम से पहले पहुंचे, ताकि माइंड पर प्रेशर ना पड़े, ड्यूटी दिमाग ना जाए, डिस्टर्ब नहीं हो अपन। 2 बातें हो गई। एग्जाम से हमेशा 30-40 मिनट पहले ही पहुंचना है, आधी टेंशन दूर हो जाएगी इन दोनों पॉइंट से। तीसरा है परमिशन लेटर। कभी कभी ये होता है कि परमिशन लेटर रात को रखा था, अरे मिल नहीं रहा, कहाँ रखा हुआ है, कहाँ रखा हुआ है, पता नहीं कहाँ है, और यार मैंने वहाँ रखा था, वो कह रहा वहाँ रखा था। अब सुबह सुबह हो सकता है आपके कोई मित्र वाले या फोटोकॉपी की शॉप नहीं खुली हो, तो क्या पता परमिशन लेटर ना मिले या फिर और कहीं हो जाए। तो इसलिए बेटर यही ऑप्शन है कि आपको परमिशन लेटर की 2-3 कॉपियाँ जो है निकलवा के रख लेनी चाहिए। 3-4 रख लो, 3 रख लो, क्या लगता है आजकल परमिशन लेटर की फोटोकॉपी का। ठीक है, 2-4 रुपये लगेंगे, 3-4 फोटोकॉपी निकलवा के रख लो, कि 1-2 जगह ऐसी जगह रखो कि जहाँ आराम सब कुछ वहीं मिलता हो। ठीक है, एक जगह वहाँ रख दी, बाकी ये तुम्हारे सामने है ही, तो जो अपना मिल गया तो अच्छी बात है, वरना वो उठा लेंगे। मतलब टेंशन तो नहीं हो रही ना, बिल्कुल भी, बिल्कुल माइंड फ्रेश रहना चाहिए, बिल्कुल नो टेंशन होकर जाना एग्जाम में। जब भी जाओ एकदम तरोताज़ा कि मुझे सब कुछ याद है, नो टेंशन, ये मेरा परमिशन लेटर रहा, ये मेरे पेन रहे, सब कुछ आराम से। ऐसा नहीं कि फिर उस टाइम हड़बड़ी में ये करो रहा, वो कहाँ गिर, वो कहाँ गिर, मम्मी तूने रखा था, पापा आप ऐसे ही हो, आपने कहा होगा, आप भूल गए, मैं क्या करूँ, ये कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, इनकी प्लानिंग आप पहले करके रखो। 3-4 फोटोकॉपी रख लोगे तो एक मम्मी को दे दो, 2 फोटोकॉपी वो रख देंगे कहीं पर, तो आपको वहाँ से निकाल के दे देंगे। तो बहुत सारे बेनिफिट होते हैं इन चीज़ों के। ठीक है, और चौथी बात आती है पेन, जो हर किसी के माइंड में है कि पेन पेन पेन, तो पेन का इशू झंझट खत्म करो यार, कोई सा भी पेन हो, फ़र्क कुछ भी नहीं पड़ता। कि पहली बात तो ज़्यादा कलरों का यूज़ करोगे तो नंबर कट जाएंगे। रेड पेन बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते आप, सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा बेटर होगा कि आप ब्लू पेन यूज़ कर लो, बस सब जगह ब्लू पेन यूज़ कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपकी इच्छा है कि नहीं यार थोड़ी सी हेडिंग में ब्लैक पेन से लगाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो आप ब्लैक पेन भी ले सकते हो, जिसमें आप सिर्फ हेडिंग लगानी है ब्लैक पेन से। ठीक है, जैसे कोई भी हेडिंग हो गई ना,
की हेडिंग लिख दी और फिर आगे स्टार्ट कर दिया। तो ये सिर्फ हेडिंग ब्लैक पेन की होगी, इसके आगे इस पूरा का पूरा ब्लू पेन चलेगा, ठीक है। और ब्लू पेन में भी ज़्यादा ऐसे हैं, इनमें कंपनियों के पीछे मत भागो कि फलां कंपनी का अच्छा चलता रहा, अच्छा कहाँ से चलेगा, जिससे जो रोजाना लिखते हो उससे ज़्यादा बेटर होगा। वरना किसी के कहने से बेखावे में आके कंपनी का पेन उठा के ले आई तो वहाँ लिखा भी नहीं जाएगा, क्योंकि रोजाना जिसकी पकड़ होती है ना, हैबिट होती है, पेन वही रखना चाहिए। हमेशा ध्यान रखना, आजकल क्या मल्टीमीडिया का ज़माना है और लोग बड़े बड़े अच्छे थंबनेल देख के आप बावड़े हो जाते हैं उनके पीछे। ओहो यार वो पेन क्या शानदार चलता है, तूने चलाया क्या कभी? तो तूने जब चलाया ही नहीं तो क्यों उसके पीछे पड़ रहा है, ठीक है। तो बेस्ट ऑप्शन यही है, इस दिखावे की दुनिया से बाहर आ जाओ, दिखावे की दुनिया में बिल्कुल मत रहो। अपने को पेन वही लेना है जिससे आपको कंफर्टेबल लगे और जिससे आप पिछले साल, 1.5 साल, 6 महीने से लिख रहे हो, वो आपके एकदम बैठा हुआ है हाथ में, ठीक है। आगे से पतला होता है तो मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा लिखा जाता है। तो कोई सा भी पेन ले लेना, ब्लू पेन, कोई कंपनी के पीछे नहीं भागना है। 3-3 रुपये वाले पेन भी बहुत शानदार चलते हैं, किसी किसी की हैबिट उसके ऊपर, तो वो ले लेना, कोई फर्क। हाँ, बस 2-3 पेन ले लेना, 2 पेन रख लो, 3 रख लो, 1 ब्लैक पेन रख लो, 2 ही बहुत है, 2 ब्लू रख लो, 1 ब्लैक रख लो, कोई टेंशन नहीं है। वैसे भी कोई दिक्कत नहीं होती यार, अगर पेन खत्म ही हो जाता है एडजस्ट करवा देते हैं बोर्ड वाले, ऐसी भी कोई दिक्कत नहीं है ना। सेंटर में बहुत कुछ मैंने देखा है ना, तो ये चीज़ें, तो कोई टेंशन नहीं है। 2 ब्लू पेन ले जाओ, 1 ब्लैक पेन ले जाओ, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, कोई कंपनी के पीछे नहीं भागना। और अगर वो इंक छोड़ता हो ना, तो आप जैसे रफ वाला जो आपके पेज है या फिर जो पेपर है ना आपका, उसमें से थोड़ा सा पहुँच लेना, समझ रहे हो मेरी बात? सिंपल सी बात है, क्योंकि मैंने ज़्यादा लिखते हैं थोड़ी इंक छोड़ने लग जाता है, तो अपनी हथेली पे कर लेना, भले क्या फ़र्क पड़ता है, छोटी मोटी तो, या फिर उसके ऊपर कर लेना, अपनी हैंकी पे कर लेना। एक हैंकी खराब भी हो जाएगी, रुमाल खराब हो जाएगी, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। ये कर लेना ताकि वो इंक नहीं छोड़े, कॉपी गंदी नहीं हो, ठीक है। और साथ में क्या लेके जाना है, पेन का काम हो गया, नो टेंशन रहो, ठीक है। पेंसिल लेके जानी है, पेंसिल जरूर लेके जानी, क्योंकि डायग्राम अगर कहीं के आपको बनाना होता है, बहुत जगह अपन चाहते हैं कि यार क्यों नहीं छोटा सा डायग्राम बना दें, है ना, ज़्यादा बढ़िया होगा। कोई से भी सब्जेक्ट में डायग्राम बनाया जा सकता है एग्जाम्पल के तौर पे, है ना, बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है। तो आप एग्जाम्पल में जो भी डायग्राम अगर बनाते हो तो पेंसिल से बनाना बेटर होगा, क्योंकि इसको अपन इरेज भी कर सकते हैं। हाँ, इरेजर भी ले जाना और शॉर्पनर भी ले जाना, ठीक है, ये 2 चीज़ और ले जाना साथ में। और वैसे अगर पेंसिल अच्छे से शार्प की हुई है और बार बार नहीं टूटती है तो शॉर्पनर की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वैसे भी कोई एक आधा डायग्राम बनाना पड़ता है। तो इरेजर साथ में ले जाना ताकि इरेज कर सके अपन उसको और अच्छे से एक शानदार डायग्राम बना सके। थोड़ा वजन ज़्यादा मत देना, क्योंकि जब इरेज करते हैं ना, कभी ज़्यादा वजन देते हैं, इरेज करते हैं नीचे, फिर वो ऐसे छप सा जाता है। इसलिए पेन से हल्के हाथ से डायग्राम बनाना, जो भी आपको बनाना है, कुछ बनाया और फिर उसको ऐसा कर लिया। तो पेन कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा कि पेन से यूज़ ना करें। डायग्राम हमेशा अच्छे मार्क्स अगर लाने हैं आपको, तो आप पेंसिल का यूज करो, ठीक है। तो पेंसिल से आप डायग्राम बना दो, इरेजर साथ में लेके चल जाओ, रफ कर देना, फिर अच्छे से बन गया और अच्छे से पूरा प्रॉपर बन गया तो फिर थोड़ा सा डार्क कर देना पेंसिल से ना। पहले हल्के हाथ से बनाना है, पहले हल्के हाथ से बनाओ ताकि नीचे नहीं छपे हो, क्योंकि फिर मिटाओगी तो भी छपा छपा सा दिखेगा, अलग सा दिखेगा वो। इसलिए बेटर होगा कि आप हल्के हाथ से पहले डायग्राम बना लो, प्रॉपर बन गया, जब तक नहीं बना फिर इरेज कर लो, प्रॉपर बनते ही फिर उसको एक बार डार्क डार्क घुमा दो, बस अच्छे से शानदार बने। फिर नेमिंग कर दो, नाम लिख दो तो प्रॉपर हो जाएगा। स्केल भी साथ लेके जाना, हाँ स्केल जरूर लेके जानी है। स्केल तो हर सब्जेक्ट में लेके जानी है, क्योंकि अपन कभी कभी क्या होता है, कोई लाइन खींचना चाहें, किसी में डिफरेंस बताना चाहें, कोई सेक्शन बनाए, जैसे आगे बात करूंगा मैं, है ना, जैसे अपन सेक्शन पढ़ेंगे ऐसे सेक्शन फर्स्ट, जैसे आप सेक्शन ए कर रहे हो, जिसको हिंदी में बोलते हैं खंड ए। भाई पेपर में खंड होते हैं ना, ऐसे करोगे तो इसके नीचे भी स्केल से लाइन खींच सकते हो, थोड़ा अच्छा दिखेगा। तो स्केल की बहुत ज़रूरत है, सीधी लाइन खींचने के लिए स्केल जरूर लेके जानी है, और वो आराम से, वो भी बहुत उसका यूज़ है, ठीक है। बहुत सारी बातें बताऊँगा, ध्यान से समझना। फिर है पेपर, जो मैंने अभी सेक्शन की बात की थी, ठीक है। पेपर के अंदर हमेशा बहुत बड़ी चीज़ है ये भाई, बहुत बड़ी चीज़ है, और यहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है बहुत सारे स्टूडेंट के, क्योंकि अभी तक बोर्ड एग्जाम दिए नहीं है खूब सारों ने, और किसी ने दिए हैं तो भी गलतियाँ कर देते हैं। ये गलतियाँ नहीं करनी है कि पेपर के अंदर आजकल सेक्शन होते हैं, ठीक है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, और एक सेक्शन के अंदर कितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं, 8-10 हो सकते हैं, 10-15 हो सकते हैं एमसीक्यूज वगैरह, या फिर किसी में क्या बोलते हैं, जैसे एमसीक्यूज की अलग सेक्शन हो गया, एग्जांपल तो ले रहा हूँ, वन लाइनर का अलग सेक्शन हो गया। तो आपको कोई सा भी, वैसे तो सबसे सफिशिएंट तरीका, अगर आप अच्छे मार्क्स चाहते हो और वाकई 95 लेवल का चाहते हो ना, तो हमेशा आपको सेक्शन जो है, आपको सेक्शन ए से शुरू करना है, बेटर होगा। सेक्शन फर्स्ट से शुरू करो, फिर सेक्शन बी, खंड ए, खंड बी, खंड सी, ऐसे लाइन वाइज कर लो तो बढ़िया। दूसरी बात ये भी ध्यान रखनी है कि सेक्शन में जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी सेक्शन में क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन को जब तक कंप्लीट नहीं हो, जो आप करना चाहते हो, मेरे हिसाब से तो सारे ही करने, आए या ना आए, तो जो भी करना चाहो पूरा सेक्शन कंप्लीट हुए बिना आप अगला सेक्शन शुरू मत करना। ऐसा नहीं है कि सेक्शन ए के 2 क्वेश्चन यहाँ कर दिए, बीच में सेक्शन बी घुसा दिया, फिर सेक्शन ए के 3 क्वेश्चन वहाँ कर दिए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। टीचर को आप दिमाग पे जोर मत पड़ो, टीचर के, वो ये सोचने को मजबूर हो जाएगी, ये 2 इधर हो गया, अरे ये इधर कर दिया। हो सकता है टीचर फिर कंफ्यूज भी हो जाए, वो ये जो एग्जामिनर वो ये भी सोचे कि इसने सेक्शन तो पहले ही कर दिया था, वो क्वेश्चन नंबर ना देखे,
जैसे वहाँ तो आपने 1 2 किया था, बीच में सेक्शन बी कर दिया, वापस सेक्शन सी में 3 4 कर दिया सेक्शन ए का। लेकिन एग्जामिनर क्या पता ये सोचे कि नहीं नहीं ये तो रिपीट कर दिया, काट भी दे, आपका चेक भी नहीं हो, बड़े झंझट में फंस जाओगे। इसलिए हमेशा कोशिश करनी है कि कोई सा भी सेक्शन करो, चलो ये भी छूट है, भले आप सेक्शन सी स्टार्ट कर दो, आपको अगर सेक्शन सी अच्छा आता है तो सेक्शन सी कर दो। 95 वाले तो वो तो पूरे लाइन वाइज करने वाले हैं, लेकिन किसी किसी को ऐसा लगता है कि नहीं यार मेरा सेक्शन ए में तो बिल्कुल भी मुझे मतलब भरोसा नहीं, अच्छे से नहीं आता, तो सेक्शन बी कर लो। सेक्शन बी में भी नहीं आता तो सेक्शन सी कर लो। सेक्शन सी करो, कोई सा भी सेक्शन या खंड करो, लेकिन उसको पूरा करना है, उसके क्वेश्चन एक ही जगह डालने हैं आपको, चाहे कोई सा भी स्टार्ट कर देना, ठीक है। ये ज़रूर ध्यान रखना है, हर सेक्शन को कंप्लीट करे बिना अगला सेक्शन नहीं लगाना है। और फिर आंसर की सीट में कैसे लिखना है कि ऐसे जैसे वो लाइनें होती है, सपोज ये लाइन, ये 3 4 लाइन लिख देता हूँ मैं ना, तो आपको जैसे ये कॉपी है ऐसा मान लेते हैं, ठीक है, बड़े ध्यान से समझना। ये आपकी इस आंसर शीट का पेज है, इधर से जो ऐसी जो होती है ये मान लेते हैं। तो यहाँ आपको या फिर ये ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ बीचों बीच लिखना है सेक्शन, ऐसे लिखना है सेक्शन ए, हिंदी वाले लिख देंगे खंड ए, ठीक है, खंड ए, पूरा ऐसे नीचे लाइन खींच देना, ये खाली बस नीचे शुरू करना है, फिर यहाँ से आपको लिखना शुरू करना है, ये ज़रूर ध्यान रखना, ठीक है। और फिर कैसे लिखना है वो देख लो कि जो भी क्वेश्चन कर रहे हो, इसके आजकल 2 तरीके मैं बताऊँ आपको। जैसे ये वाले जो कॉलम है, अगर नहीं हो तो आप स्केल से खींच लेना, अगर ये नहीं हो ना, ये साइड में छोटी सी आप स्केल से बना लेना, बढ़िया रहेगा। क्या करना है, स्केल से स्केल उठाने से पेंसिल लाइन खींच देना, ठीक है, साइड में छोटी सी, ताकि आप क्वेश्चन नंबर लिख सको। वैसे मेरे हिसाब से होती है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ लिख देना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक लाइन में लिखनी है, हालांकि मेरा थोड़ा स्पेस कम पड़ गया तो मैं छोटा लिख देता हूँ, चलो आप समझाने के लिए। जैसे कि क्यू नंबर NO, ठीक है, और फर्स्ट, ऐसे लिख दिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब 2 तरीके, या तो आप यहीं से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर और फिर लिख दीजिए, आंसर लिख शुरू कर दो, या फिर ये भी एक तरीका, ऐसे करके क्वेश्चन मार्क लगा दो और नीचे लिख दो आंसर, उत्तर या आंसर, और फिर यहाँ से लिखना शुरू कर दो। ये भी सबसे बेस्ट तरीका है। बस ये ध्यान रखना कि सेक्शन ए के नीचे लाइन भी नहीं छोड़नी है, एक बार बार लाइनें नहीं छोड़नी, ध्यान रखना एक सिंगल लाइन बीच में नहीं छोड़नी है। क्या होता है, कोई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो छोटी क्लास में पढ़े होते हैं तो एक लाइनें छोड़ के आंसर लिख देते हैं, नहीं मार्क्स कट जाएंगे आपके। लाइन बिल्कुल नहीं छोड़नी है बीच में, पैराग्राफ चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन लाइन नहीं छोड़नी है, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है, या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, जैसा आप ऐसे लिखोगे ना आंसर, ये भी एक तरीका है। या तो आप क्वेश्चन मार्क लगा दो, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, जैसा कि उत्तर लिखिए फर्स्ट का, कि फर्स्ट का आंसर है, ठीक है, यानी आंसर किसका, ये फर्स्ट का है। ये भी एक तरीका, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा लिख सकते हो, प्रॉपर फुल मार्क्स मिलेंगे। कोई भी ऐसे छोटी मोटी बातों के मार्क्स नहीं करते, बस ये खंड वगैरह साफ साफ दिखा देना, एकदम सेक्शन ए। चाहो तो सेक्शन ए के नीचे एक लाइन भी छोड़ सकते हो, ताकि, और एक ऊपर भी छोड़ सकते हो। जैसे यहाँ आपने सपोज कोई क्वेश्चन किया था, है ना, तो एक लाइन ये छोड़ देना, एक लाइन ये छोड़ देना, और बीचों बीच सेक्शन ए लिख देना, ठीक है, सेक्शन ए। ऐसा बॉक्स भी बना सकते हो, नीचे लाइन भी खींच सकते हो, दोनों ही बातें, ताकि सेक्शन साफ साफ दिखे ये सेक्शन है, और थोड़े से बड़ी साइज में लिख देना सेक्शन ए, ऐसा खंड ए, और फिर क्वेश्चन आंसर पूरा उसके सॉल्व करना। फिर सेक्शन बी लगाओ तो एक लाइन ऊपर की छोड़ दो, एक नीचे की छोड़ दो, फिर प्रॉपर बीचों बीच लिख दो सेक्शन बी, फिर उसके करो, बहुत शानदार आंसर बन जाएंगे। इस फॉर्मेट को जरूर आपको अप्लाई करना है। अब एक छोटी सी गलती आप क्या करते हो कि आजकल पेपर पैटर्न बदल गया। अब आपको पता है आजकल MCQs आ गए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी आते हैं, 1 लाइनर भी आते हैं। तो मेनली इन 3 में जो मैंने आपको ये व्हाइट कलर के टिक बनाए हैं, ये बहुत ज़्यादा गलतियां करते हैं आप यहाँ। कैसे कि खूब सारे बच्चे ऐसे हैं तो MCQs कैसे सोल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बी, बस बी लिख के आगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड में सी, अरे क्या सी क्या होता है बी, पता ही नहीं सी क्या बी क्या, ऐसे नहीं लिखना है। MCQs को विशेष ध्यान देना है कि जैसे आप MCQ सोल्व कर रहे हो तो क्वेश्चन नंबर लगाया फर्स्ट, वो लाइन छोड़ दी, उसके बाद में आंसर लिखा, तो आपको इसका आंसर लिखना है जैसे कि बी हुआ, इंग्लिश मीडियम वाला बी लिखेंगे और हिंदी मीडियम वाला क्या जो भी लिखेंगे, ये बी लिखा और बी के आगे आंसर भी लिखना है जैसे कि भारत, तो पूरा भारत लिखना है, ठीक है ना, ऐसे लिखना है। अच्छा, बी और आगे भारत, ये ऐसा नहीं सिर्फ बी लिख के आ रहे हो, मतलब टीचर खुद सोचता रहेगा बी क्या है, ढूंढ अपने आप, ऐसा नहीं छोड़ना है टीचर को, खुद लिख के आओ बी और भारत। जैसा अगला क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर सेकंड, उसमें सपोज आपके माइंड में आया होगा, अभी भी आ रहा होगा, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव, तो वहां पर आपको लिखना है डी, भाई ऑल ऑफ द अबव करोगे डी, तो डी लिखने के बाद में उपयुक्त सभी लिख दिया जैसे, और फिर उसके बाद में आपको ए भी लिखना है, बी भी लिखना है, सी भी लिखना है, ठीक है, ये तीनों ऑप्शन लिखने हैं और डी वाला फिर लिखना है उपयुक्त सभी। मतलब इसके अंदर आपको चारों ऑप्शन लिखने पड़ेंगे, ऐसा नहीं उपयुक्त सभी, कौन उपयुक्त सभी, यहाँ पर आपको ए बी सी डी चारों ऑप्शन लिख के आना है। और आंसर तो डी कर सकते हो, आंसर डी उपयुक्त सभी, फिर नीचे ए बी सी लिख दो, ये भी एक तरीका है, फॉर्मेट है, ठीक है, ये जरूर ध्यान रखना। आंसर लिख दिया, उत्तर लिख दिया डी, उपयुक्त सभी, फिर नीचे ए बी सी भी लिख दो, ये तीनों उपयुक्त सभी, ठीक है। या फिर उपयुक्त सभी के लिखे आगे ब्रैकेट में भी लिख सकते हो ए
बी और सी, मार्क्स नहीं कटते। ये भी एक तरीका है, ऐसा करना है MCQs के अंदर, यहाँ गलतियाँ हो जाएगी। दूसरी बात फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर भी खूब सारे क्या करते हैं, सिर्फ खाली जगह लिख के आते हैं। जैसे खाली जगह में था कि भारत की राजधानी कैपिटल का नाम बताइए, तो नई दिल्ली, सीधा नई दिल्ली लिख के नहीं आना है, ऐसा पूरा लिखना है भारत की राजधानी नई दिल्ली, और नई दिल्ली को फिर आपको अंडरलाइन करना है कि ये खाली जगह थी, है भारत की राजधानी नई दिल्ली है, तो नई दिल्ली फिल इन द ब्लैंक्स था, तो नई दिल्ली ने अंडरलाइन करो या फिर डॉट डॉट करो, कैसा भी करो, और पूरा लिख के आना है, पूरा लिख के आना है। ध्यान रखना मार्क्स कट जाएंगे, ये बात अच्छी नहीं है, ठीक है ना, सीधे लिखना। ऐसे कैसे वन लाइनर में करना है, जो फिल इन द ब्लैंक्स में किया था वही वन लाइनर में करना है। वन लाइनर में क्या करते हो आप, वही लिख के आ जाते हो जो पूछा था, है ना। जैसा भी मैंने कहा कि भारत के अंदर कितने स्टेट हैं, आपने कह दिया 28 नहीं लिख के आना है, भारत के अंदर 28 स्टेट्स हैं, मतलब 28 राज्य हैं, ऐसा पूरा लिख के आना है। तो ये ध्यान रखना, वन लाइनर में भी हाँ क्वेश्चन किसी का ही नहीं उतारना है, क्वेश्चन तो किसी का नहीं उतारना, लेकिन आंसर लिखते टाइम इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि ऐसा पूरा का पूरा लिख के आना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं सीधे 28, ये क्या 28 है, ABC, ऐसा नहीं, पूरा लिख के आना है। फिर बात आती है लघुत्रात्मक और दीर्घ लघुत्रात्मक। हालांकि प्रश्न किसी का ही नहीं उतारना, बार बार कह रहा हूँ मैं, क्वेश्चन किसी का ही नहीं उतारना पेपर में। लघुत्रात्मक, शॉर्ट, लॉन्ग और ऐसे टाइप निबंधात्मक, तीनों प्रश्नों में भी क्या होता है, इनके अंदर भी वैसे ही क्वेश्चन नंबर 10, सपोज क्वेश्चन नंबर 10 था, ऐसे लिख दिया क्वेश्चन नंबर 10, आगे लाइन छोड़ दी, नीचे से आंसर लिख के शुरू किया। तो यहाँ पर ऐसा करना कि जैसे आपसे किसी उसके कोई कारण पूछ लिए कि बताइए कि 1857 की क्रांति क्या कारण था, है ना, 1857 रिवोल्ट के क्या क्या मेनली रीजन थे, कॉजेस थे, तो आप कैसे लिखना है कि 1857 की क्रांति के निम्नलिखित कारण थे, ऐसे ये वाली लाइन हमेशा डालनी है, देयर आर फॉलोइंग वाली, है ना, वो डाल के फिर नीचे वाली लाइन से नंबरिंग करके कि पहला कारण ये था, उसको ब्लैक पेन से लिख सकते हो, ऐसा अंडरलाइन करके ऐसे करके शुरू कर दो, ठीक है। एक सफिशिएंट तरीका होता है शानदार मार्क्स लाने का। इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान देना है, ये बहुत हर कोई बच्चा गलती करता है ये, जबकि सब कुछ आता है, फिर वो थोड़ा इंप्रेशन अच्छा नहीं जाता, और इन चीज़ों का ध्यान रखना है। 11 बातें हो गई। फिर अगली बात है क्वेश्चन कितने अटेंड करने हैं, तो सीधी सी बात है, घर की बात, ये क्वेश्चन एक ही नहीं छोड़ना, ठीक है, सिंगल क्वेश्चन नहीं छोड़ना, चाहे कैसा भी है, कुछ ना कुछ तो आता ही होगा, एकदम ब्लैंक तो होंगे नहीं, ब्लैंक को तो भी लिख के आना है, कुछ ना कुछ लिख के आना है, कैसा करके मॉडिफाई कर आके चेप के आना है, छोड़ना तो कुछ ही नहीं भाई। खाली कॉपी में कौन टीचर मार्क्स देगा आपको, हो सकता है कभी कभी क्या होता है कोई क्वेश्चन नहीं आए, बाकी क्वेश्चन आपने बहुत तगड़े लिखे हैं, एक क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा था, उसको आपने चेपी करी है, तो फिर टीचर सोचेगा यार तैयारी तो है, हो सकता है बच्चा कन्फ्यूज हो गया हो, तो यार ठीक है 5 नंबर क्वेश्चन था, 3-4 दे देते हैं, तो रियलिटी है, बहुत ज़रूर ध्यान रखना है एक बार, इसलिए एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, एक सिंगल क्वेश्चन नहीं छोड़ के आना है। फिर है हैंड राइटिंग, तो भाई सीधी सी बात है, हैंड राइटिंग का तो फर्क पड़ता है, ठीक है। हैंड राइटिंग ऐसी होनी चाहिए, ऐसा मैं ये भी नहीं कह रहा कि मोती जैसे अक्षर लिखो, ऐसा भी मैं नहीं कह रहा, लेकिन लिखावट जो आपकी है वो ऐसी होनी चाहिए कि अगला जो एग्जामिनर है या फिर कोई भी अगला हो, वो आपकी लिखी हुई चीज़ को आराम से समझ सके, आराम से। मैंने ये नहीं कहा कि जोर दे के क्या लिखा है, ऐसा नहीं, इतना अगर जोर दिया तो जोर दे के नंबर देगा, फिर सीधी सी बात है। इसलिए हैंड राइटिंग के अंदर आपको ऐसा लिखना है कि अगला आराम से आपका लिखा हुआ पढ़ सके। आप अपने घर में किसी से पढ़वा लो कि मैं जो लिख रहा हूँ देखो देखे पढ़ रहे हैं क्या, ठीक है। तो हैंड राइटिंग कोशिश करना अच्छी हो, वैसे तो अब है जो है, वैसे 2 दिन में तो कोई सुधर के होनी नहीं है, वो तो है जो है, लेकिन ठीक है कोशिश करनी है कि अगर हैंड राइटिंग ठीक हो, अच्छी हो तो अच्छी बात है। मेन चीज़ है कटिंग की, कि आपको कटिंग नहीं करनी ज़्यादा, ठीक है, कट नहीं लगाना। और काटते भी कैसे हैं, बच्चे रह गए, जैसे लिखते हैं साहब इसी को लिख दिया ध्यान, ये ध्यान लिखना था, अरे यार ध्यान नहीं लिखना था, ऐसा मन में ही ध्यान नहीं, इसको कैसे काटेंगे, ऐसे काटेंगे, इस कॉपी को मतलब दूर से ही देख लो साहब ये मैंने गलती करी है, दूर से ही दिखती है, एकदम भड़कीली सी कॉपी दिखती है, ऐसा नहीं लिखना है। अगर आप ध्यान लिखना चाह रहे थे और आपने सही गलत हो गया ये, तो बस सिंपल एक लाइन काटनी है, बिल्कुल बीचों बीच एक लाइन खींच दो, बस कुछ भी नहीं करना, एक कट लगाना है, एक लाइन काटनी है, ईजिली वो हो गया, ठीक है। तो कटिंग का विशेष ध्यान, पहली बात तो गलतियाँ बहुत कम करनी है, बहुत फर्क पड़ता है इसका। हैंड राइटिंग बेकार से लगेगी, बार बार काटेंगे तो टीचर भी पढ़ेंगे तो पहले ये पढ़ रहा है, फिर बीच में छोड़ के आगे पढ़ रहा है, आगे पढ़ना पड़ रहा है, तो टीचर को जोर नहीं आना चाहिए, टीचर को इतना ईजी लगे कॉपी चेक करना, उतने अच्छे मार्क्स आएंगे आपके। और वो कब आएंगे, जब साफ साफ लिखोगे, सीक्वेंस वाइज लिखोगे, और जो पूछा वो लिखोगे, आराम से आपको मार्क्स मिलेंगे। तो इसलिए ये ध्यान रखना है, कटिंग कम करनी है, पहली बात तो गलतियाँ कम करनी है, और दूसरी बात गलतियाँ कम करनी है, और ध्यान होगा, ये एग्जाम्पल जो लिया ऐसे काटना है तो एक ही बार काटना है, डार्क नहीं काटना, ठीक है। टाइम का ध्यान रखना है, जैसे 3.25 घंटे का टाइम है, तो टाइम बीच में आपके पास में वैसे तो वॉच लगी होती है एग्ज़ाम हॉल के अंदर, एग्जामिनेशन हॉल में वो घड़ी लगी होती है, वरना आजकल तो बेल भी बजती है,
1 घंटा होते बेल बज जाएगी, 2 घंटे होते बेल बज जाएगी, 3 घंटे होते बेल बज जाएगी। तो उस अकॉर्डिंग आपको अपने टाइम टेबल से एडजस्ट करना है। 1 लाइन वगैरह को जल्दी जल्दी सल्टाना है अच्छी हैंड राइटिंग के साथ में, फटाफट, क्योंकि बड़े वाले क्वेश्चन में टाइम भी लगता है, थोड़ा सोचना भी पड़ता है। ये सब ध्यान रखना, टाइम को विशेष ध्यान, ऐसा नहीं कि पेपर ही छूट जाए, कोशिश करना है कि पेपर 3 घंटे में एकदम हो गया। लास्ट के 15 मिनट आपको, 15 से 20 मिनट उस पूरे पेपर को फिर से दोहराना है। एक बार देखना, कभी कभी आप नोटिस करना, अपन करते हैं ना कि चलो अभी तो इसको छोड़ देते हैं, बाद में देख लूंगा, लास्ट में चेक कर लूंगा, और जब रिवीजन नहीं करते लास्ट में देख नहीं पा रहे, यार वो थोड़ा सा रह गया, इसलिए वापस जाना एक बार, कोई चीज़ अपन बीच में छोड़ के आए हो, कोई 2 लाइन छोड़ के आए हो कि अपन बाद में याद आएगी तो लिख दूंगा, या फिर बाद में कुछ सोचूंगा या सोचूंगी। तो ये भी ज़रूर ध्यान रखना है कि टाइम का विशेष ध्यान रखना है, और लास्ट के 15 से 20 मिनट आपको एक बार फिर से अपने पूरे आंसर को व्यवस्थित तरीके से कि सही लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ, सेक्शन चेक कर लेना है, सेक्शन ABCD में कहीं कभी हो जाता है अपन B की जगह D लिख देते हैं, D की जगह C लिख देते हैं, वो भी मैच कर लो, क्वेश्चन नंबर मैच कर लो प्रॉपर। कभी ये भी हो जाता है कोई क्वेश्चन रिपीट हो जाता है, आंसर तो सही लिखा है लेकिन नंबरिंग जैसे 11 फिर 12 ऐसा लिख दिया, जबकि 12 और 13 होना चाहिए था। तो ये सब बातें भी ध्यान रखनी है, 15-20 मिनट लास्ट में आपको देनी भी है। हैंड राइटिंग वगैरह सब आप समझ गए होंगे। तो ये कुछ विशेष बातें मैंने आपको बताई है, ये बहुत ज़रूरी आपको ध्यान देनी है, ठीक है। बाकी कोई टेंशन लेना नहीं है, 15 बातों का विशेष तरीके से ध्यान देना है। और कोई भी डाउट हो तो और भी कुछ पूछना हो तो ऐसे सेशन तो मैं और बीच बीच में लाता रहूँगा। शानदार आपके एग्जाम होंगे, इनको फॉलो करोगे तो 100% गारंटी है, किसी के बहकावे मत आ जाना, ये होता है ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बहुत ही प्रॉपर। ये जो जैसे नॉर्मल आपके एग्जाम होते हैं ना, इससे अच्छे होंगे। यहाँ तो और भी अपने जो टीचर जिनको अपन जानते हो, वैसे अपन को चश्मा नीचे करके देखते रहते हैं, वहाँ तो अपन को कोई जानता भी नहीं है ना, आराम से वो टेंशन में नहीं है, बहुत ही शानदार माहौल होता है, बिल्कुल मस्त तरीके से एग्जाम दो, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करता, अपना अपना काम करता है। चीटिंग का सोच के जाना मत, इधर उधर भी देखना नहीं होता है, अपना काम अपना खुद को करना है। विशेष टाइम का ध्यान रखना, इस 15 बातों का ध्यान रखना। और भी कोई डाउट हो, कुछ मेरे से और जानकारी लेनी हो तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको उसके ऊपर भी और जो क्लास है ले लूँगा, ठीक है। अब थोड़ी देर के अंदर ज्योग्राफी मैप का वीडियो आपके आने वाला है, उसको भी आप जरूर देखना है, ठीक है ना। आपके एग्जाम बहुत अच्छे होंगे, नो टेंशन रहो, आपको सब कुछ आता है, ठीक है। ऑल द बेस्ट, ओके।